नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 22 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 70 बीपीएससी पीटी का आज रिजल्ट भी आ सकता है। 90% ज़्यादा संभावना है कि आज ही आएगा, जैसा बिहार टॉप ने बोला है। अब मैं तो कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ ना कि मुझे पता चले अपने सोर्सेज से। मेरा कोई सोर्स नहीं है, बीपीएससी यूपीएससी कहीं भी कोई सोर्स नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के होते होंगे। आज संभावना है, प्रबल संभावना है, 90% ज़्यादा चांस है कि आज ही आ जाएगा आपका 70 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जो भी हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइंडसेट अपना बना करके रखिए एक लीडरशिप वाला, कि हार जीत से कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। अगर राहुल गांधी जी चुनाव हार भी जाते हैं तो अगले ही दिन आप उनको देखेंगे चुनाव प्रचार पर फिर से लगे हुए। ये क्यों होता है? क्योंकि क्वालिटी होती है कि एक परिणाम से हार नहीं होता है और एक परिणाम से जीत भी तय नहीं हो जाता है। आगे का हमेशा देखना चाहिए कि आगे आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में कदम को बढ़ाना चाहिए। आज रिजल्ट आपका आ जाएगा और देखेंगे उसके बाद कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइन देखिए। कल ट्रंप महोदय ने शपथ ग्रहण के पश्चात कई सारे फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला उन्होंने लिया बर्थ राइट सिटीजनशिप। ये क्या था कि अगर अमेरिका की भूमि पर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो बाय बर्थ क्या हो जाएगा, अमेरिका का सिटीजनशिप उसको मिल जाता है, उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। भारत में क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? भारत में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। कल उन्होंने इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया, क्योंकि कई बार माइग्रेंट्स जो जाते हैं अलग अलग जगहों से घुस जाते हैं अमेरिका में और अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो, या कोई भी माइग्रेंट जिसके पास केवल वीज़ा था वो गया अमेरिका और अमेरिका जाने के पश्चात उसको वहाँ पर बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो फिर उसको अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाता है। इसी चीज़ के कारण से अमेरिका में कई सारे प्रवासन की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बन गई है और इसके कारण से उन्होंने फैसला लिया कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अब एक चीज़ और है इसमें कि क्या इसे परिवर्तन किया गया। उन्होंने बोला है कि किसी भी बच्चे का अगर मदर या फादर में से कोई एक जो है, अगर वो अमेरिकी सिटीजन है, अगर वो अमेरिका की नागरिकता है उसके पास में, अमेरिका की सिटीजनशिप है उसके पास में, तो फिर उस बच्चे को बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं, नागरिकता प्राप्त नहीं है, तो फिर उनको ये बच्चे को अमेरिका का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद से एक और न्यूज़ है जिसको आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। यूएस एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। इसने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप महोदय ने सबसे पहला ऑर्डर जो दिया उनमें से एक था कि डब्ल्यूएचओ से हम लोग बाहर हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ को अगर 100 रुपया प्राप्त होता है तो उसमें से मैक्सिमम जो फंडिंग है वो यूएसए देता है, जबकि यूएसए की आबादी 33 करोड़ है और वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि डब्ल्यूएचओ से बेनिफिट कम उठाता है यूएस। वहीं डब्ल्यूएचओ से सब ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले चाइना और जो बड़े देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो तुलनात्मक रूप से कम फंडिंग करते हैं। चाइना अगर इतने सारे पैसा मिलिट्री पर खर्च कर सकता है तो डब्ल्यूएचओ की भी फंडिंग तो कर ही सकता है। इसके कारण से उन्होंने डब्ल्यूएचओ से एग्जिट का ऐलान कर दिया। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अक्सर इसके प्रोजेक्ट वगैरह भारत जैसे विकासशील देश या अफ्रीका जैसे अति पिछड़े इलाकों में डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट के कारण से, डब्ल्यूएचओ की मदद के कारण से कई सारे बच्चे, कई सारे लोगों की जीवन सही हो पाता है, उनको इलाज मिल पाता है, हॉस्पिटल मिल पाता है और भी उनको जो चिकित्सा देखभाल है वो मिल पाता है। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का पैसा लगा हुआ होता है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं, ये सारे जो बीमारियां से लड़ रही है डब्ल्यूएचओ पूरे दुनिया भर में, वो प्रभावित होगा, डायरेक्टली वो प्रभावित होगा। और इससे क्या होगा, कहीं न कहीं आम इंसान, जो गरीब इंसान है, चाहे वो अफ्रीका के इलाकों में रह रहे हों, चाहे भारत में अगर डब्ल्यूएचओ कोई प्रोजेक्ट है तो उन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका। डब्ल्यूएचओ का आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बंधुओं, देखेंगे कि क्या है। यूजीसी का एक गाइडलाइन आया है जिसको लेकर केरल के असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है और बोला है कि यूजीसी की इस गाइडलाइन को हम अपने यहाँ पर नहीं मानने देंगे। क्यों नहीं मानने देंगे? यूजीसी को उस गाइडलाइन में कहा गया है
कि वाइस चांसलर की नियुक्ति जो है ये नॉन एकेडमिक पृष्ठभूमि से भी हो सकती है। कोई उद्योगपति भी हो सकते हैं, किसी का पब्लिक में सामाजिक चीज़ों को लेकर अगर अच्छा खासा योगदान है, कोई कंपनी के सीईओ हैं, कुछ भी हैं, नॉन एकेडमिक भी है उनका बैकग्राउंड। पहले क्या होता था, कोई प्रोफेसर या कोई न कोई एकेडमिक बैकग्राउंड आपका रहना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते थे, वाइस चांसलर बन सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने यूजीसी का नया गाइडलाइन जारी किया, जिसके बाद से विपक्ष की जो पार्टी और सरकार वाली राज्य हैं वहाँ पर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इस टॉपिक को भी हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके देखते चलते। एक चीज़ और है, केवल निबंध ग्रुप के लिए अगर आप 6 मंथ का लेते हैं, निबंध ग्रुप है, ओनली निबंध ग्रुप, जिसमें सप्ताह में 3 दिन निबंध दिया जाता है, तो उसके लिए 26 जैन तक 27 जनवरी तक उसके लिए ऑफर चल रहा है। अगर आप केवल निबंध ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, केवल निबंध ग्रुप का है, जीएस में अभी मैंने जोड़ना बंद कर दिया है, जीएस में अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी सफिशिएंट बच्चे हो गए हैं, उन्हीं को मैं संभाल लूँ वही काफ़ी होगा। निबंध ग्रुप में अगर आपको जुड़ना हो तो 27 जनवरी तक ऑफ़र है, जिसमें 6 मंथ में आपको कम पैसे में मिल जाएगा। अगर आप जुड़ेंगे, निरंतर लिखेंगे तो सही रहेगा ही। ओके, देखिए WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ी सी बॉडी है और बहुत ही परोपकारी बॉडी है, काफ़ी अच्छे स्तर पर काम किए हैं इसने। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है, यूएन की है। 1948 में इसकी स्थापना हुआ था, 1948। बीपीएससी स्थापना से भर भर के सवाल पूछ रहा है। 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1948 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर, तो जिनेवा। ये जिनेवा मुझे लग रहा है मुख्यालयों का शहर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्यालय यहीं पर हैं। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 6 इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। जैसे भारत में अगर इसको काम करना होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, उसी के तत्वाधान में ये काम करेगा। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम आपको पता है? क्या पता, बीपीएससी पूछ ले। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है और विभिन्न मानदंड और मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों का स्पष्ट करता है, देशों को टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, निगरानी करता है, मूल्यांकन करता है। जैसे HMPV वायरस जैसे ही आया था चाइना में, WHO ने चाइना को क्या बोला कि हाँ भाई साहब रिपोर्ट लाओ, क्या है ये वायरस, इसकी वायरस की जानकारी दो, किस प्रकार से फैल रहा है वो हमें बताओ, ताकि हम दुनिया के जो देश हैं उनको हम दे सकें ये जानकारी सही समय पर, और उससे वो जो देश हैं वो क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया, ये भी याद रख लेना यार, क्या पता यही पूछ ले। अतः वर्तमान 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसने काम करना शुरू किया, इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, ये भी इसका काम है। उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह, मान लीजिए कोई ऐसा समूह है जो पोलियो उन्मूलन को लेकर काम कर रहा है तो उसके साथ मिलकर काम करेगा ये, और ऐसे संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनके साथ सहयोग करके काम करना है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्या पूछेगा आपसे? WHO के बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछ सकता है। कोई कहानी तो मैं नहीं पढ़ रहा था, प्रीलिम में हो सकता है कि उद्देश्य पूछ ले आपसे, हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में बोले कि WHO क्या है, उसकी कार्यप्रणाली और हाल की उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए वाला सवाल तो किया होगा, चर्चा कीजिए। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा WHO ये संस्था है, उसका उद्देश्य ये है, वो इस प्रकार से काम कर रही है, उसकी चुनौती फंडिंग की है और भी बाकी सारी चुनौतियां हैं। तो यही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पता तो होना चाहिए ना क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया से पोलियो का उन्मूलन लगभग में हुआ है, हालांकि अपने बगल में पाकिस्तान है, वहाँ पर पोलियो अभी भी विद्यमान है।
जैसे जो छोटा चेचक होता है उसका भी उन्मूलन के, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, उसके उन्मूलन की भी घोषणा की थी WHO ने। कई बार आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है वो WHO के द्वारा। इस प्रकार का हेडलाइन आता था ना कोविड के दौरान। कोविड को भूल गए क्या? 5 साल हो गए वैसे कोरोना को गुरु। तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा इस तरह के हेडलाइन थे। ये सब काम कौन करता है? तो WHO करता है। विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किस प्रकार से काम करता है? अलग अलग संस्थाएं हैं WHO के अंदर, जिसमें पहली है कौन सी? विश्व हेल्थ असेंबली। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक तौर पर एनुअल होता है, कभी कभी विशेष सत्र भी आयोजित होता है। जैसे कोरोना के दौरान जब दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था तो विशेष सत्र आयोजित किए गए थे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। उसके अलावा भी किया जा सकता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का विशेष सत्र आयोजित, ठीक है। वैसे कब होता है? एनुअल होता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा इस सभा का फोकस बना हुआ है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से वर्ष 2022 की विधानसभा की पहली व्यक्तिगत सभा है। अब तो 2024 की सभा भी निकल चुकी है और ये उस समय के करंट है। विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या क्या होते हैं तो जरा इसको देख लीजिए। WHO की पॉलिसीज़ को निर्धारित करना, ये किस प्रकार की पॉलिसी होंगी इसको निर्धारित करना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम होता है। निगरानी करना, बजट की समीक्षा अनुमोदन करना, बजट रिव्यू करना और बजट को अनुमोदित करना। WHO संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाली किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। इसका एक सचिवालय है जो क्या करता है तो जो पेपर वर्क वगैरह सब वही संभालता है ये, ओके। अब इसका सदस्य कौन कौन बन सकता है? पीटी में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। जो UN के मेंबर हैं वो सभी WHO के मेंबर बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संचालन के जिम्मेदार नहीं है उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, ओके। ये आपका क्या हो गया? WHO का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको कृपया याद रखें। अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप महोदय, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इससे पिछला जो उनका कार्यकाल था जिसमें वो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। उस दौरान उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता कब हुआ है गुरु? COP21 2015, कहाँ पर? तो पेरिस में। इससे भी अलग होने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि हम पेरिस समझौते से अलग हो रहे हैं। क्यों अलग? और उन्होंने बोला कि जलवायु परिवर्तन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का है ना मायाजाल, ये सब झूठ फैला रखा उद्योगपतियों ने अपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये कहते हुए वो अलग हो गए थे इससे। तभी देखने वाली बात होगी कि फिर से वो अलग होते हैं या नहीं, क्योंकि वो यूनेस्को से भी अलग हो गए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यूनेस्को, इससे भी अलग हो गया था अमेरिका। लेकिन बाइडन जब आए, जो बाइडन, तो उन्होंने यूनेस्को और पेरिस एग्रीमेंट को फिर से ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइन किया इसको, उनको लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। देखते हैं, ऊँट ने करवट पर बैठना शुरू कर दिया है। अब कहाँ कहाँ बैठता है, क्या क्या करता है, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है UGC विनियम 2025 का मसौदा। अब ये विवाद क्या है? केरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें बोला गया है कि UGC का ये जो विनियम है इसको हम मान्य नहीं करेंगे अपने राज्य में। ये भेदभावपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं सरकारी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। सरकार की जो अपनी एजेंडा है, पार्टी की एजेंडा विचारधारा को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किसने बोला है? केरल के मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, अब ध्यान से सुनिएगा पूरे UGC के और पूरे गाइडलाइन को, मैं आपको बताता हूँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। 68 BPSC मेंस एग्जामिनेशन में उस समय UGC ने दुनिया के मतलब कि भारत के बाहर के जो यूनिवर्सिटी हैं उनको बोला था कि आप भारत में आकर अपना कैंपस खोल सकते हैं। ये बोला था UGC ने।
इसकी अनुमति दे दी थी। तो उस समय में क्या हुआ था कि बीपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाहर की यूनिवर्सिटियों का भारत में आने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये जो यूजीसी ने नया गाइडलाइन जारी किया है इसका क्या मायने हैं, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं, उच्च शिक्षा मानकों के रखरखाव के विनिमय 2025 का मसौदा जारी किया है। समाचार पर अधिक जानकारी क्या है, तो यूजीसी ने हितधारकों के आम जनता को मसौदा पर प्रतिक्रिया और सुझाव देने के 30 दिन का समय दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए सभागार पुष्पगिरी का भी उद्घाटन किया था। ये आपका बैकग्राउंड हो गया। और आज केरल के असेंबली वाला भी द हिंदू आया हुआ है, उसका भी बैकग्राउंड हो गया। अब विशेषता क्या क्या है इसका। पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है इसमें। पहला देखिए क्या है, लचीलापन। अभ्यर्थी अपनी पसंद के विषय में नेट या सेट के माध्यम से संकाय यानी कि फैकल्टी पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वह विषय उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री से अलग हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, नेट और सेट के माध्यम से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी डिग्री का विषय पूर्ववर्ती डिग्रियों पर वरीयता लेगा। पीएचडी डिग्री की वरीयता तो रहेगा ही। कुलपति की नियुक्ति, इसी को लेकर विवाद हो रहा है। मसौदा में कुलपतियों या विजिटर्स को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय खोज सह समिति गठन की शक्तियां दी गई हैं। और इसमें यह कहा गया है कि अब तक राज्य सरकारें कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समितियों का गठन करती थी। अब इसमें क्या कहा गया, अब जो कुलपति हो सकते हैं वो उद्योग, सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से व्यक्तियों को भी शामिल करने का रास्ता खोल दिया गया है, जिसमें पहले एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग ही शामिल होते थे, जिसमें केवल पहले शिक्षाविद ही शामिल होते थे। अब उसमें उद्योगपति, सार्वजनिक नीति संबंधित कोई व्यक्ति हैं वो, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा खासा कार्यकाल रहा है वो, या फिर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के हो सकते हैं। अनुबंध शिक्षकों की भर्ती आसान बनाना, जो अनुबंध पर शिक्षक भर्ती होता है उसको भी आसान बनाया गया है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, यह विनियम शैक्षणिक प्रकाश को और डिग्री कार्यक्रम भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र मूल्यांकन या अकादमिक प्रदर्शन संकेतक API एकेडमिक प्रोग्रेशन इंडेक्स जो होता है प्रणाली को समाप्त कर देता है और एक ऐसा स्कोर जो पत्रिकाओं प्रकाशन जैसे मानदंड के आधार पर शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति निर्धारित करता है। यानी कि आपके कितने जर्नल्स में छपे हैं, आपका कितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना है। मुख्य रूप से विवाद किस चीज़ को लेकर हो रहा है वो समझ में आया आपका। विवाद यहाँ पर इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि कुलपति पहले केवल एकेडमिक बैकग्राउंड से होते थे, अब ये किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, प्रशासन में उनकी लंबी अच्छी खासी भूमिका रही हो तो उनको भी बनाया जा सकता है, और सामाजिक क्षेत्र में उनकी भूमिका रही हो तो उनको भी बनाया जा सकता है। अब जरा यूजीसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यूजीसी की औपचारिक स्थापना 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत सरकार के सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। सांविधिक है, सांविधिक का क्या तात्पर्य होता है कि एक्ट के द्वारा किया गया है इसकी स्थापना। संवैधानिक का मतलब क्या होता है गुरु, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है कि इसकी चर्चा संविधान में है या नहीं है। जैसे यूपीएससी हो गया, ये क्या हो गया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, और यूजीसी क्या हो गया, तो ये हो गया आपका सांविधिक बॉडी, यानी कि एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। ओके, अगला सवाल, यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में और क्या क्या है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना, समन्वय करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण परीक्षा अनुसंधान के मानकों का निर्धारण रख रखाव करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों का विनियम तैयार करना, विश्वविद्यालय संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसका अधिकार होता है। अगला जो टॉपिक है वो IR से रिलेटेड है। ब्रिक्स के 9वें भागीदार देश के रूप में नाइजीरिया जो है ब्रिक्स के 9वें भागीदार देश के रूप में मान्यता मिली है। इसको देखिए क्या है, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में, यानी कि पार्टिसिपेट करेगा ये, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये क्या हो, तो ये भागीदार देश से मेंबर कंट्री भी बन जाए। किसका, तो ब्रिक्स का। ब्रिक्स का क्या हो रहा है, तो विस्तार हो रहा है,
और ये बहुत तेज़ी से विस्तार कर दुनिया की प्रमुख जो इकोनॉमी है अलग अलग रीजन की, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर 9वां भागीदार देश बन गया है किसका? तो ब्रिक्स का। इन सारे का नाम ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे। ब्रिक्स भागीदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्र या संगठन से है जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या ब्रिक्स का कोई मुख्यालय है? क्या ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर ऑफिस वगैरह है तो कहाँ है? और अगर नहीं है कि नहीं है? नहीं है ना? इसका कोई औपचारिक मुख्यालय वगैरह अभी तक नहीं है। नाइजीरिया और कहीं नहीं है इसका। जैसे G20 है, G20 का नाम आपने सुना है, इसका औपचारिक हेडक्वार्टर नहीं है कहीं। इतनी बड़ी संगठन है लेकिन कहीं पर भी इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ब्राज़ील इस बार पिछले 2024 के नवंबर महीने में इसने G20 की भी अध्यक्षता की है और 2025 में ये ब्रिक्स की भी अध्यक्षता करने वाला है। नाइजीरिया विश्व का छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। इसका अतिरिक्त अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है जिसे प्रायः जायंट ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ब्रिक्स का गठन 2009 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के द्वारा किया गया था। 2010 में G7 के प्रति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। 2023 में किसको ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE को शामिल किया गया। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है जो जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है। तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। अब यहाँ पर जरा नाइजीरिया का मैप देख लीजिए। ये अबूजा है, इसका नया कैपिटल है। पहले लागोस हुआ करता था इसका कैपिटल, ठीक है। ये नाइजीरिया है, ये बेनिन देश है, ये नाइजर देश है, ये चाड है, ये कैमरून है। ये नाइजीरिया का क्या है तो आपको दिख जाएगा बाउंड्री पर स्थित देश। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, बाउंड्री के कंट्रीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ गल्फ़ ऑफ गुएना है, गल्फ़ ऑफ गिनी है, गल्फ़ ऑफ गिनी है, गल्फ़ ऑफ गिनी है, गल्फ़ ऑफ गिनी है। गल्फ़ ऑफ गिनी है कहाँ पर? तो इसके दक्षिण में है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। निरंतर पढ़िएगा, रिजल्ट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुझे बच्चों के मैसेज आने लगते हैं ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट को लेकर ज़्यादा परेशान कभी भी नहीं होना है। इस बार जो 3 छात्रों का हुआ है जिनको मैं पर्सनली जानता था, उनके मैंने संघर्ष देखे हैं। 7-7 साल लग गए हैं उनको, और कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं आते थे, जैसे तैसे अफोर्ड किया। उनमें एक चीज़ थी, वो था कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी, रेगुलर रहे हैं वो। अप्स एंड डाउन इस यात्रा का हिस्सा होता है। आप अगर समझेंगे इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा कि सप्ताह में भी रोज़ आप एक ही जैसी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं, कहीं छोड़कर कहीं और चले जाएं क्या, किसी और चीज़ में किस्मत आजमा लें क्या। लेकिन कहीं पर भी रास्ता, अगर आप कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो उसमें मेहनत करना ही पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ, 2 मिनट का समय लूँगा, पढ़ा दिया है मैंने। अगर आपको टाइम बर्बाद लगे तो आप बंद कर सकते हैं वीडियो को। UPSC मेंस जिन्होंने दिया है ना, PT क्वालिफाई करने के पश्चात, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में उनको बहुत कम पैसे की नौकरी मिलती है अगर वो फैकल्टी में नहीं जाते हैं तो। अगर वो कंटेंट या कॉपी इन सब माध्यमों में जाते हैं तो कोई उनको बहुत बड़ी तनख्वाह की जॉब नहीं मिलती है। मैं UPSC मेंस की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने UPSC मेंस दिया है, क्वालिफाई नहीं किया है, दिया है, उनकी बात कर रहा हूँ। जो BPSC मेंस देते हैं उनको तो सही बता रहा हूँ आपको, कुछ खास पूछ भी नहीं होती है उनकी मार्केट में। मुझे आपको सच बताना चाहिए ना। फैकल्टी, अगर आप कोचिंग वगैरह में आना चाहते हैं तो कंटेंट डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में कभी मत जाइएगा। हमेशा फैकल्टी के लिए अप्रोच कीजिएगा, और फैकल्टी आप तभी बन सकते हैं जो आपने मेहनत किया हो, पढ़ा हो। सॉफ्टवेयर हो, AI का क्षेत्र हो,
कोई भी आप एक चुनेंगे ना, किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको दूर से लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। पैसे की नौकरी मिलना, अच्छे पैसे की, बहुत मुश्किल है आजकल के समय में। इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में समय दिया है तो बिल्कुल टूट कर रहिए, लगिए इसमें। और रिजल्ट होता है कभी कभी समय लग जाता है आपका। प्रियंका जो इस बार पास हुई है वो मुझे राखी बांधती है, मैं उसके बारे में बताऊं आपको। 7 साल लगे हैं उसको। उसने यूपीएससी का मेंस 2 बार दिया है, तब जाके इस बार पंचायती राज डिपार्टमेंट में पीपीएससी में उसका सिलेक्शन हुआ है। 7 ईयर्स, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो समय लगता है, बस आप अगर टिके रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करेंगे। ईमानदारी पूर्वक होता है कि पीटी से 2 महीना पहले पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ाई बंद, अभी रिजल्ट आने तक एंजॉय कर रहे हैं लाइव कि सर रिजल्ट आने दीजिए फिर हम मेंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये सही तरीका नहीं होता। मैं आपको मार पीट के थोड़ी समझाऊंगा, मैं आपको बोलूँगा ही तो। अब मैं बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा ना, कि पढ़िए 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 पढ़िए, 24 घंटा केवल पढ़िए, ऐसा अगर बोल रहा है कोई आदमी तो कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा ना। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलर का मतलब होता है वर्ष भर अध्ययन अध्यापन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है आपको, तब जाके आपको एक रिजल्ट की उम्मीद होती है, आप कंपटीशन में आ पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं लाइब्रेरी में जो उठते नहीं हैं, आप कब समझेंगे इस चीज़ को। नौकरी एक ग्रुप डी का भी लेना 2025 में बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए हताश मत होइएगा रिजल्ट से, रेगुलर रहिएगा और बिल्कुल टिके हुए रहिएगा और पढ़िएगा ईमानदारी से। आपका रिजल्ट श्योर होगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। और अगर रेगुलर नहीं रहेंगे, इधर उधर भागेंगे, 2 महीना ये पढ़ा, 2 महीना एसआई का पढ़ा, 2 महीना बीपीएससी का पढ़ा, फिर यूपीएससी दे रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता है। सब अलग अलग एग्ज़ाम है, अलग अलग सबके पैटर्न होते, अलग अलग तैयारी होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम आपका बर्बाद कर दिया उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।